बदेसी मज़ाह पाकिस्तानी लिबास में। कर्नल मोहम्मद ख़ान। कहता हूँ सच के। पिछली सदी में एक तरह का फ़ैशन था कि बहरी सफ़र से लौटने के बाद जहाज़रान हज़रात मुबालिग़ा आमेज़ और दूर अज़कार कहानियाँ सुनाया करते थे। इसी मुबालगा आराई पर स्टीफ़न लीकॉक ने ज़ेल की कहानी में इस कदर शदीद तंज़ किया है कि इससे बड़ा झूठ बोलने के लिए किसी मल्लाह के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी। अगस्त 1867 की बात है। मैं एक सुबह सफ़ीना मुसर्रत नामी जहाज़ में दाखिल हुआ। यह जहाज़ लंदन की बंदरगाह पर लंगर अंदाज था और मुझे इसमें नायब कप्तान की असामी के लिए चुना गया था। गोया इस जहाज़ में मेरी मुलाजिमत का ये पहला दिन था। आइए ज़रा मैं अपना तारुफ करा दूँ। मेरा नाम बहराम है। आजकल तो मैं ज़रा उधेड़ सा लगता हूँ, लेकिन उन दिनों मैं जवान बल्कि जवाने राना था। खूब रू, बुलंद कामत, शेर दिल। सूरज की हिद्दत और चाँद की चांदनी से मेरा जिस्म सुनहरी रंगत इख्तियार कर गया था। हालांकि आम लोग सूरज और चाँद के असर से मिट्टी रंग के हो जाते हैं, सितारों ने मेरे जिस्म पर एक बिल्कुल अलग असर किया था। मेरी पुश्त और सीने पर जा बजा सितारा नुमा नक़ूश थे, जो कभी चांदनी के लगते थे और कभी सोने के। रहा मेरा चेहरा तो वो अगर एक निगाह पर ज़हानत और दयानत की तस्वीर नज़र आता था, तो दूसरी निगाह पर शराफत और शर्मो हया का पुतला मालूम होता था। अलगर्ज़, अपनी तारीफ़ अच्छी बात तो नहीं है, मगर ये वाक़या है कि मैं हमा सिफ्त मौसूफ़ था। जो ही मैंने तख्ता जहाज़ पर कदम रखा, सामने एक पानी से भरे टब में अपना अक्स नज़र आया। अक्स देखा तो सच्ची बात है कि एक लम्हे के लिए अपने मुतवाज़िन जिस्म और मजबूत आज़ा पर फ़ख्र किए बग़ैर न रह सका। खुश आमदेद बहराम, जहाज़ पर आना मुबारक। ये थे वो अल्फाज जो मुझे देखकर जहाज़ के कप्तान बिलाल के मुंह से निकले। हमारे दरमियान पानी का टब था, लेकिन इस फासले को हमने लंबे बाजुओं के साथ पाट करके हाथ मिलाए और फिर टब का चक्कर काटते हुए बगलगीर हो गए। क्या शानदार इंसान था कप्तान बिलाल। उसकी उम्र यही कोई 30 और 60 के दरमियान होगी। वो बिल्कुल क्लीन शेव लगता था, सवाए इसके कि उसके चेहरे पर 2 चौड़ी कलमों के अलावा एक भारी दाढ़ी और गाढ़ी मूंछों का जोड़ा भी था। वो एक मजबूत तन कदावर शख्स था, जिसकी फराख पुश्त पर बहरिया की मुफस्सल तारीख लिखी जा सकती थी। पास ही नायब कप्तान अव्वल और नायब कप्तान सोम खड़े थे। मैं नायब कप्तान दोम था, मगर ये दोनों मेरी मौजूदगी में अपने कदो रुख के एतबार से बिल्कुल यतीम नज़र आ रहे थे और उनकी आंखों से यूँ लगता था जैसे किसी ख़तरे से दो चार हों, दुबके हुए, सहमे हुए और बेतौफीक़ी से। जहाज़ का वक्त रुखसत करीब था, यानी उसी शाम को लंगर उठाया जाना था। तख्ताए जहाज़ पर खूब चहल पहल थी। मल्लाह बड़ी फुर्ती से स्तूलों में मेखें ठोक रहे थे, दरीचों को रंग कर रहे थे और हर कल पुर्जा चमकदार कर रहे थे। कैप्टन बिलाल मेगाफोन मुंह से लगाए हुक्म दे रहा था, देखो जवानों, काम करो मगर थक मत जाना। हमारे पास वक्त की कमी नहीं। धूप से बच कर रहना। अरे गामे, सो पर एहतियात से गुजरना। अबे नूरे, आगे देखो, कोलतार है, कहीं फिसलकर समंदर में ना जा गिरना। अगले जहां में काले मुंह के कोई नंबर नहीं मिलते। और मैं अजीज़ कारी बादबान के बांस पर कोहनियाँ टेके कुछ सोच रहा था। जी हाँ, अपनी माँ के मुताल्लिक। जब भी हालात ज़रा तारीक नज़र आए, मैं माँ को याद करता हूँ, और अगर हालात तारीक तर होने लगे तो एक टांग पर खड़ा हो जाता हूँ और बाप को याद करता हूँ। इसके बाद मैं हर आफत का मुकाबला कर सकता हूँ। लेकिन कारीन, आप सोच रहे होंगे कि क्या मैंने एक और अजीज़ हस्ती को भी याद किया, वही हस्ती जो मेरे माँ बाप से उम्र में कम और हुस्न में कहीं ज़्यादा थी। जी हाँ, ज़रूर याद किया।
सुबह सवेरे जब मैं जहाज़ की तरफ रवाना हुआ तो वो आंसू भरी आंखों के साथ मेरा रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, उसने लुगीर आवाज़ में कहा और फिर मुझसे लिपट गई। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, सिर्फ 5 साल की ही तो बात है। कोई बहरी सफ़र 5 साल से ज़्यादा नहीं लेता। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऐसे सफ़र हो सकते हैं, लेकिन मैं चौथे सफ़र की तरफ आंख उठाकर भी ना देखूंगा और सीधा अपनी महबूबा के इंतज़ार करते बाजुओं में आ जाऊंगा और इतना माल कमा लाऊंगा कि जिससे मछलियां पकड़ने का एक सेकेंड हैंड जाल आसानी से ख़रीदा जा सके। फिर हम साहिल समंदर पर घर बसाकर हंसी खुशी मछलियां पकड़ने लगेंगे। उधर जहाज़ की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। मल्लाह अपना अपना काम ख़त्म करके कप्तान के अगले हुक्म के इंतज़ार में कतार में खड़े थे। दफ़्तन कप्तान की गरजती हुई आवाज़ आई, क्या सब तैयारियां मुकम्मल हो गईं? आई आई सर, जवाब में तमाम मल्लाह यक ज़बान होकर बोले। तो फिर आओ लंगर, कप्तान ने फैसला कुन अंदाज में हुक्म दिया। अगली सुबह एक सुहानी सुबह थी। निहायत मुलायम और मुवाफिक हवा चल रही थी और हम बंदरगाह से निकलकर साहिल इंग्लिस्तान से हटकर रूदबारे इंग्लिस्तान में रवां थे। अगर रूदबारे इंग्लिस्तान आपने नहीं देखी तो फिर आपने दुनिया का दिलकश तरीन समंदरी मंजर नहीं देखा। ये जहाज़ों की आलमी गुज़रगाह है। इसमें हर मुल्क का जहाज़ मौजूद है। ये खूबसूरत जहाज़ हॉलैंड का है, वो स्कॉटलैंड का और वो वेनेज़ुएला का। हत्ता कि एक आध अमरीकी जहाज़ भी नज़र आ ही जाता है। चीन के रंगारंग बहरे तो रंगीन मछलियों की तरह इधर उधर लिपक रहे हैं और हद्दे निगाह तक जंगी जहाज़, मोटर किश्तियाँ, बर्फ़ानी तोदे और लकड़ियों के गड्ढे बिखरे पड़े हैं। अलगर्ज़ एक हसीन मंज़र है जिसके मुताल्लिक सिर्फ़ एक बात अर्ज़ करना बाकी है कि गहरी धुंध की वजह से 1 गज़ से आगे कुछ भी नज़र नहीं आता था। सो कारीन मोहतरम, आप इस हसीन मंज़र की दिलकशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। समंदर में हम 3 दिन गुजार चुके तो समंदरी बीमारी से मुझे इतना अफाका हो गया कि मैंने बाप को याद करना छोड़ दिया। तीसरे रोज़ अचानक कैप्टन बिलाल मेरे कैबिन में आया और कहने लगा, बहराम, आज से तुम्हें दोहरी ड्यूटी देना होगी। क्यों? मैंने हैरान होकर पूछा। इसलिए नायब कप्तान अव्वल और नायब कप्तान सोम हर 2 समंदर में गिर पड़ते हैं। और ये कहते हुए बिलाल ने मुझसे आंखें चुराने की कोशिश की, जैसे मुझसे कुछ छुपा रहा हो। मैंने कहने को तो कह दिया, बहुत अच्छा सर, लेकिन मुझे शदीद तजस्सुस का एहसास हुआ कि एक नहीं जहाज़ के 2 सीनियर अफसर एक ही रात को समंदर में कैसे गिर सकते हैं। यानी समंदर में ये चारपाई से फर्श पर गिरने की वारदात न थी। यकीनन दाल में कुछ काला था। फिर 2 ही दिन गुजरे थे कि कैप्टन बिलाल नाश्ते की मेज़ पर आए तो खिलाफ मामूल कुछ गुमसुम, कुछ बेहल से नज़र आ रहे थे। मैंने पूछा, खैर तो है सर? नहीं बहराम, खैर ही तो नहीं। आज सुबह सवेरे हम नादिर को भी खो बैठे हैं। मैंने हैरत से पूछा, तो क्या वो भी समंदर में गिर पड़ा? दरअसल मेरी गलत फहमी थी बहराम, बिलाल किस्सा बयान करने लगा। अलस सुबह दूर फासले पर समंदर में मुझे एक बर्फ़ानी तोदा नज़र आया। मैंने नादिर को अपने कंधों पर उठाकर कहा कि ज़रा तोदे की हरकत तो नोट कर लो, लेकिन अचानक नादिर मेरे कंधों से जुदा होकर समंदर में जा गिरा। क्या आपने उसे समंदर से निकालने की कोशिश की? मैंने पूछा। अभी तक तो कुछ नहीं हो सका, कैप्टन बिलाल ने नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। 2 रोज़ खैरियत के गुजरे मगर फिर ये पुरस्रार वारदातें शुरू हो गईं। जुमरात की सुबह खबर आई कि अरशाए जहाज़ के दाएं पहलू के 2 पहरेदार लाल पता हैं। जुम्मा को बढ़ई का मददगार लौंडा गायब हो गया। हफ्ते की शब एक मामूली से वाक़ये से मुझे कुछ अंदाज़ा होने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। आधी रात का वक्त हो गया होगा।
मैं खामोशी से जहाज़ की चरखी पर ड्यूटी दे रहा था। क्या देखता हूँ कि मुझसे एक फासले पर तारीकी में कैप्टन बिलाल एक कैबिन के खिदमतगार को पुश्त से लटकाए चुपके चुपके अर्शे पर जा रहे हैं। ये खिदमतगार लड़का करीम बड़ा ज़हीन था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। चुनाचे मैं भी छुपता छुपाता उसके पीछे चल पड़ा। भला देखूं तो सही कप्तान साहब लड़के के साथ क्या सलूक करते हैं। और सलूक उन्होंने ये किया कि जो ही अर्शे के किनारे पर पहुँचे पहले दाएं फिर बाएं देखा, फिर मैदान खाली पाकर लड़के को धम से समंदर में फेंक दिया और ख़ुद आराम से अपने कमरे की राह ली। गोया समंदर में तो सिर्फ सिगरेट का टुकड़ा फेंका था। सो ये था इस मामले का हल। जनाब कैप्टन बनफ़्से नफीस अपने अमले के अफराद को एक एक करके समंदर की मौजों और मछलियों की नज़र कर रहे थे। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर मिले तो कैप्टन साहब हस्बे मामूल मसनूई परेशानी के लहजे में बोले, आज रात बेचारा करीमा भी समंदर में गिर पड़ा। हमारी बदकिस्मती। मुझसे रहा ना गया। मैंने किसी कदर जोश में आकर कहा, कैप्टन झूठ मत बोलो, तुमने अपने हाथों से उस लड़के को समंदर में फेंका है। कैप्टन बिलाल यकलख्त खामोश हो गया और एक हैरानी के आलम में मुझे देखने लगा। कई लम्हों के बाद आखिर एक मुजरिमाना लहजे में बोला, तुम ठीक कहते हो बहराम, मैंने ही उसे डुबोया है और इन सब को भी जो पहले गर्क हो चुके हैं। बल्कि सच पूछो तो जो बाकी रह गए हैं उनको भी सवाए तुम्हारे समंदर की नज़र करने का इरादा है। मगर देखो बहराम, तुम अभी जवान हो, ताकतवर हो, शायद मुझसे भी ताकतवर। तुम्हारे सामने ज़िंदगी के रंगारंग अज़ाइम हैं। तुम काबिल एतमाद हो, लिहाजा मैं तुमसे अपना मंसूबा नहीं छुपाऊंगा। मगर पहले ये बताओ कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। मैं खामोश रहा मगर नीम रजामंदी में सर हिला दिया। इस पर कैप्टन बिलाल मुस्कुराया, मेरा कंधा थपथपाया और उठकर अपने मेज़ की दराज से एक पीले रंग का नक्शा निकाला, जिसे फैलाकर मेरे सामने मेज़ पर रख दिया। नक्शे के मरकज़ में एक दायरा था और दायरे के मरकज़ में एक नुक्ता जिस पर हर्फ खे रकम था। नक्शे के एक किनारे पर हर्फ शीन दर्ज था और मुकाबिल के किनारे पर जीम। मैंने पूछा, ये क्या है? तो क्या तुम समझ नहीं गए ये क्या है? बिलाल ने हैरत से पूछा और फिर बोला, ये एक जजीरे का नक्शा है। तो ये बात है, मैंने किसी कदर जोश से कहा। और शीन से मुराद गालिबन शुमाल होगी और जीम से जुनूब। बहराम ने हैरान होकर मेरा नाम लिया और मेरा मुंह चूम लिया। बोला, किस कदर ज़हीन हो तुमने तो आधे से ज़्यादा मुअम्मा हल कर दिया। मगर हर्फ खे से क्या मुराद है? मैंने पूछा। खे से मुराद ख़जाना, दफन शुदा ख़जाना, बिलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर उस नक्शे को उल्टा और उसकी पुश्त पर से मंदरजे ज़ेल इबारत पढ़कर सुनाई। हर्फ खे वो मकाम है जहाँ रेत में एक ख़जाना मदफून है। इसमें 5 लाख सुनहरी पौंड हैं जो एक भूरे रंग के सूटकेस में बंद हैं। मगर जजीरा है कहाँ? मैंने किसी कदर बेताबी से पूछा। ये मुझे मालूम नहीं, बहराम बोला, मगर मैं इस समंदर का कोना कोना छान मारूंगा ता आके जजीरा मेरे कदमों में होगा। मैंने कहा, मगर कप्तान साहब, जब तक जजीरा नहीं मिलता उस वक्त तक क्या करेंगे? बिलाल ने मुझे आंख मारी और बोला, पहला काम तो ये करेंगे कि मुल्लाहों की तादाद को घटाएंगे ताकि ख़जाना कम से कम हाथों में तकसीम हो। फिर उसने मेरे कंधे पर प्यार से हाथ रखा और मुझसे पूछा, दोगे ना मेरा साथ मेरे अजीज़ दोस्त? हम दोनों बाकी सब को समंदर में फेंक देंगे सवाए शाहिद बावर्ची के। फिर ख़जाना खोदेंगे और उम्र भर ऐश करेंगे। मुझे इस शख्स की खामियों के बावजूद इस पर प्यार आ गया और मैंने इस बात में सर हिला दिया। अजीज़ कारी, हाँ कहकर मैंने कोई गुनाह किया? देखे ना, मैं अभी नाचिंत जवान था, साथ ही मुझे कुछ करने का शौक़ था, कुछ बनने का। मेरे जहन में एक ताबनाक मुस्तकबिल का तस्वुर था। मदफून ख़जाना मेरी आरजुओं का जवाब था।
मैं कैसे हाँ ना करता। चुनाचे मैंने अपना हाथ कैप्टन बिलाल के हाथ में दिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत खूब, बिलाल बोला। अब आओ ज़रा देखें हमारे साथी किन हालात में हैं। मैं बढ़ा और मुल्लाहों के कमरे में गया। कमरे की हालत खासी खस्ता थी। दीवारों के साथ भद्दे भद्दे पलंग बिछे हुए थे जिनके दरमियान पर्दे लटक रहे थे। उस रोज़ इतवार था। तकरीबन सब के सब कमीज़ शलवार में थे। जो ही मैं कमरे में दाखिल हुआ वो सब खड़े हुए, मुझे सलाम किया और फिर इनमें से सीनियर मुल्लाह, जिनका नाम खादिम था, मुझसे मुखातिब हुए। सर, आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है कि मुल्लाहों में शदीद बेचैनी है। इस पर बाकी मुल्लाहों ने मुकम्मल तायीद में सर हिलाया। खादिम ने अपनी अरुज़ात जारी रखीं। सर, हम लोग इस बात पर सख्त नाखुश हैं, बल्कि ख़ाइफ़ हैं कि हमारे साथी यके बाद दीगरे समंदर में गिरकर हलाक हो रही हैं। फिर यकायक खादिम ने किसी कदर गुस्ताखाना अंदाज और बुलंद आवाज़ में कहा, ये बड़ा जालिम है सर, अब हम मज़ीद ज़्यादतियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। खादिम, मैंने उसे झिड़कते हुए कहा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बहैसियत अफसर मैं तुम्हें ऐसे बाग़ियाना हालात के इजहार की इजाज़त नहीं दे सकता। खामोश रहो। मैंने वापस आकर कैप्टन बिलाल को बताया कि मुल्ला बगावत पर आमादा नज़र आते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। कैप्टन बिलाल अपने दोनों हाथ जोश से मलते हुए बोला, बागियों को मारना तो यूं भी जायज़ है। सो खुदा ने चाहा तो हम निस्फ से ज़्यादा मुल्ला बगावत करते हुए ठिकाने लगा देंगे। अलावा अज़ीम मेरा ख़्याल है बहरी कज़ाक भी हमें 1-2 दिन में शर्फ़ मुलाकात बख्शने वाले हैं। कुछ बागी इनकी तवाज़ो में सर्फ हो जाएंगे। बहरहाल ये तो मुस्तकबिल की बातें हैं। अब ज़रा यहाँ बिलाल ने अपनी गुफ्तगू रोक कर बॉय को बुलाने के लिए घंटी का बटन दबाया। लड़का फ़ौरन हाजिर हुआ। बिलाल बोला, कट्टू मियाँ, ज़रा जाओ मिस्टर खादिम को मेरा सलाम कहो। चंद लम्हों में खादिम आ गया। कैप्टन बिलाल ने उसे देखते ही अफसराना मगर मेहरबाना लहजे में कहा, हेलो खादिम, क्या हाल है? ठीक हूँ सर। अच्छा देखो, पेशतर इसके कि हम दूसरी बातें करें, ज़रा इस खिड़की से बाहर झांक कर ये तो देखो कोई तूफ़ान वग़ैरह के आसार तो नहीं। कैबिन की खिड़की गोल और तंग सी थी। खादिम ने एक करीब पड़े हुए संदूक पर खड़े होकर अपना सर और कंधा खिड़की से बाहर निकालने की कोशिश की और हर तरफ देखकर मौसम का जायज़ा लेने लगा। उधर कैप्टन बिलाल और मैं ने खादिम की एक एक टांग पकड़ी और उसे खिड़की से धक्का देकर समंदर के हवाले कर दिया। कैप्टन ने फ़ौरन जहाज़ की डायरी निकाली और मुझे कहने लगा, बहराम, माफ़ करना, हमारी गुफ्तगू में ज़रा गैर मुतवक्के वक्फ़ा आ गया है। मैं ज़रा खादिम की मौत का डायरी में दर्ज कर लूँ। इंदराज कर चुका तो बोला, जैसा कि मैं कह रहा था, इन लोगों ने सचमुच बगावत की तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। बहरहाल जब तक ये लोग बगावत नहीं करते, अगर तुम 1 या 2 मल्लाह फ़ी हफ्ता ठिकाने लगाते चलो तो मैं शुक्रगुजार होऊंगा। 3 रोज़ के बाद हमने ऐसी उम्मीद का चक्कर काटा और बहरे हिंद के पुरसुकून पानी में दाखिल हुए। मौसम भी मुवाफ़िक था। हमने तेज़ रफ्तारी से सफ़र तय करना शुरू किया। चौथे रोज़ एक कज़ाकों का जहाज़ नज़र आया। प्यारे कारी, क्या आपने कभी कज़ाक जहाज़ देखा है? इसे देखकर बड़े बड़े सुअरमाओं के दिल जल जाते हैं। एक तो जहाज़ सर तपा स्याह रंग का था, फिर उसके बाद बान स्याह थे, हत्ता कि उसका झंडा भी गहरा काला था। बाकी रहे उसके मल्लाह तो वो तमाम स्याहपोश। इन्हें देखकर यूँ मालूम होता था जैसे मौत अपना लश्कर लेकर हमारी तरफ बढ़ रही है। धीरे धीरे कज़ाकों ने अपना जहाज़ हमारे जहाज़ के पहलू ब पहलू ला खड़ा किया और दोनों जहाज़ों को मजबूत रस्सी से बांध दिया। फिर दोनों जहाज़ों के किनारों पर एक चौड़ा तख्ता रख कर आमद-ओ-रफ्त का रास्ता बना लिया और एक लम्हे में कज़ाकों का एक पूरा रेला हमारे मुल्लाहों पर पिल पड़ा।
पूरे 2 घंटे लड़ाई जारी रही। फिर बाहमी रजामंदी से 15 मिनट के लिए चाय के वक्फे का ऐलान हुआ, वरना ये कयामत मार्का था। मुखालिफ मल्लाह 10 तो गरेबां थे। कोई पीछे से लात रसीद करता, कोई सामने से चांटों से गाल लाल कर देता। कई एक ने हाथों के बजाय दांतों से काम लिया और मुखालिफ के जिस्म का जौन सा हिस्सा मयसर आया उसी में दांत गाड़ दिए। एक देओ कामत कज़ाक तो तौलिया लिए उसको गांठ देकर सर के गिर्द घुमाने लगा। इस जालिम ने अपनी गांठ की ज़रबों से हमारे मुल्लाहों को पहले उधेड़ा और फिर बखेर कर रख दिया। इस पर कैप्टन बिलाल को तैश आ गया। उसने चुपके से एक केला छीला, केला खुद खाया और खाल कज़ाक के पाँवों में डाल दी। अगले लम्हे में वो नाहंजार पूरी तुंदी और तवानाई से फिसला और ख़त मुस्तकीम में जहाज़ के दूसरे किनारे तक फिसलता चला गया और बिल आखिर एक खूबसूरत अंदाज में समंदर में लुढ़क गया। कज़ाकों ने बिलाल के हाथों में केले का पूरा गुच्छा देखा तो घबरा उठे और बिल आखिर दोनों जहाज़ों के कप्तानों ने बाहमी रजामंदी से हार जीत के बग़ैर मुकाबला ख़त्म कर दिया। फिर एक खैर सगाली के माहौल में रस्सी खोलकर जहाज़ों को अलग किया गया और फ़रीक़ैन अपने अपने सफ़र पर चल निकले। अब बिलाल मुस्कुराते मुस्कुराते मेरे पास आया और बोला, बहराम, तुम ज़रा अर्शे का ख्याल रखना, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। भला हमारे मुल्लाहों से कितने इस हद तक निर्ढाल हो चुके हैं कि आसानी से समंदर में फेंके जा सकें। चुनाचे वो जहाज़ में नीचे चला गया, लेकिन देखता क्या हूँ कि तेज़ी से वापस आ रहा है और हाँफ रहा है। मैंने पूछा, क्या हुआ कप्तान साहब? बोला, गज़ब हो गया बहराम, जहाज़ डूब रहा है। किसी बदतमीज़ कज़ाक ने जहाज़ के पेंदे में सुराख कर डाला है। बिल्कुल बारीक सा सुराख है, मगर साइंस की रूह से वाज़ेह है कि पानी भर जाएगा और जहाज़ डूब जाएगा। मैंने कहा, आपके ख्याल में कितना जल्द या देर से डूबेगा? बिलाल ने एक रियाजी की किताब निकाली और एक मिसाल को सामने रखकर अपने जहाज़ की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और सुराख से बेशुमार ज़रबें और तकसीमें देकर मंदरज ज़ेल नताइज पर पहुंचा। नंबर 1, इस जहाज़ की किस्मत में डूबना लिखा है। इस अमल में चंद महीने भी लग सकते हैं और चंद साल भी। नंबर 2, अगर हमें सलामती अजीज़ है तो इस जहाज़ को छोड़े बग़ैर चारा नहीं। नंबर 3, चूँकि हमें सलामती अजीज़ है लिहाजा हम आज ही इसी रात जहाज़ को खैरबाद कह देंगे। चुनाचे उसी रात नीम शब को जब मुल्लाह रियाजी के तकाज़ों से बेखबर नीचे सुराख बंद करने की खुशफहमी में मसरूफ़ थे, हम दोनों ने चुपके चुपके मस्तूल काट कर टुकड़े बनाए। फिर उन्हें बोटों के तस्मों से बाहम बांध कर बेड़ा बनाया। फिर जल्द जल्द इस पर खुराक की 2 पटियाँ और मशरूबात के चंद करेट लादे। इसके बाद यूं ही जहाज़ डोलते डोलते एक तरफ झुका, हमने बेड़ा समंदर में डाल दिया और आहिस्ता आहिस्ता छुप छुपाकर इस बदअंजाम जहाज़ से दूर सलामती के खित्ते में निकल गए और मुल्लाहों को गर्क़े आब होने के लिए पीछे छोड़ आए। हमारी मंजिल मकसूद वही ख़जाने वाला जजीरा था। खुले समंदर में हमारा बेड़ा यूँ नज़र आता था जैसे सफ़ेद सफ़े पर एक स्याह नुक्ता हो, लेकिन खैर हमारी छोटी सी दुनिया खासी खुद कफ़ील थी। सुबह हुई तो हमने शेव की, नए कपड़े पहने और अपनी खुराक और मशरूबात की पटियाँ निकालीं कि ज़रा इत्मीनान से दावत काम और धन शुरू करें। लेकिन ऐन उसी लम्हे एक खौफनाक हकीकत का इंकशाफ हुआ। हम गोश्त के डब्बे और मशरूबात की बोतलें तो सैकड़ों की तादाद में ले आए थे, लेकिन उन्हें खोलने के लिए औजार जहाज़ ही में भूल आए थे, और इन औजारों के बग़ैर डब्बे और बोतलें खोलना तो इतना ही मुश्किल था जितना उंगलियों के बग़ैर बांसुरी बजाना। सोचा, अब क्या करें? डब्बे कैसे खोलें? बोतलों की हनी टोपी कैसे उतारें? हमने पहले तो डब्बों और बोतलों पर अपने नाखून आजमाए, फिर दांत गाड़े। कुछ हासिल ना हुआ तो उनके टूट जाने में या टेढ़ा हो जाने का ख़तरा मोल लेकर उन्हें बेड़े की लकड़ियों पर दे मारा।
इस अमल से या तो इस पर कोई असर ही ना हुआ और या इतना ज़्यादा असर हुआ कि उनके तमाम मशमूलात समंदर में बह गए और हमारी ज़बानें तो एक तरफ, हमारी आंखें भी उन बहती नेमतों को सैर होकर ना देख सकीं। फिर डब्बों और बोतलों की शिकस्त और रेख्त से जो अफसोस हुआ वो अलग। इस नुकसान के बावजूद हमारे सामने हर तरफ बंद टीन और बोतलें पड़ी थीं, लेकिन इस टीन बंद खुराक का एक लुक़्मा और बोतल बंद मशरूब का एक जरा भी हमारी किस्मत में ना था। हमारी बेबसी और बेबख्ती मुकम्मल थी, 100%। फिर एक एक करके दिन गुजरने लगे और हम भूख के मारे अपनी अपनी खामोशी में डूबे, मायूसी में गर्क, अपनी अपनी जगह ढेर होकर लेट गए और कई रोज़ लेटे रहे। 5वें दिन तो मुसलसल फाके से हम दोनों की हालत गैर हो गई। अब जिंदा रहने की एक ही सबील थी कि कुछ खाने को मिले और खाने के लिए अजीज़ कारी। जैसा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मौजूदा हालात में मरदम खोरी के अलावा कोई चारा ना था, मगर हम दो ही तो मरदम थे, और मैं और कैप्टन बिलाल। सख्त तराना बात इस मसले में आ पड़ी कि कौन किसको खाए, और इस मसले को हमने कमाल खैर सगाली के जज्बे से हल किया, यानी बजाय इसके कि एक दूसरे से दस्तो गिरबां हों और नाहक खाने का जायका ख़राब कर दें, हमने शरीफाना तौर पर कुरानदाजी का फ़ैसला किया। कैप्टन बिलाल ने 2 कागज़ के टुकड़े लिए, एक पर लिखा खाने वाला और दूसरे पर लिखा खाया जाने वाला। फिर इसने कागज़ के टुकड़ों को पेटी के नीचे छुपा दिया और मुझसे कहा, बहराम, अपनी आंखें बंद करो और एक टुकड़ा निकाल लो। मैंने खुदा को याद किया और आंखें बंद करके पेटी के नीचे से कागज़ का एक टुकड़ा निकाल लिया। कैप्टन बिलाल ने उम्मीद व यास के दरमियान कांपते कांपते पूछा, क्या लिखा है इस कागज़ पर? मैंने पढ़ने के बजाय कागज़ खोलकर सामने रख दिया और हम दोनों ने बैक वक्त पढ़ा, खाने वाला। कैप्टन बिलाल ने एक दर्दनाक आह भरी और शराफत से अपने आप को प्लेट में रख दिया। मेरे ख्याल में अब इस कहानी को तूल देने की ज़रूरत नहीं। कानून कुदरत है कि सेहत का इन्हिसार खुराक पर है, चुनाचे रफ्ता रफ्ता मेरी सेहत बेहतर होने लगी। मेरी रगों में ताज़ा खून दौड़ने लगा और मेरे आज़ा में वो ताकत औद कर आई जो मुसलसल फाके से तकरीबन तबाह हो चुकी थी। ये थे दिन अजीज़ कारी, आराम और सुकून के, लेकिन मैं जब भी उन्हें याद करता हूँ उस बहादुर कप्तान की याद में 1-2 आंसू बहाए बग़ैर नहीं रह सकता कि ये ऐशो आसाइश उसी शख्स की कुर्बानी का नतीजा है। 4-5 रोज़ मज़ीद गुज़रे होंगे कि मुझे अपने बेड़े के किसी साहिल से टकराने का एहसास हुआ और मैं हड़बड़ा कर जाग उठा। गौर से जो देखा तो एक जजीरा था जो शक्ल में गोल सा लग रहा था और जिसका साहिल रेतीला और नशेबी सा था। माअन मुझे एहसास हुआ कि जजीरा कुछ मानूस सा लग रहा है। फिर अचानक मेरा हाफ़ज़ा पूरी तरह जाग उठा और मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, ख़जाने वाला जजीरा। आखिर मुझे मिल गया मेरी मेहनत का समरा। मैं तीर की तरह उड़ता हुआ जजीरे के मरकज़ में पहुंचा, जहां नक्शे के मुताबिक एक सूटकेस में 5 लाख सुनहरी पौंड मदफून थे। मगर क्या देखता हूं कि सामने एक ताज़ा खुदा हुआ गड्ढा है जिसमें एक सूटकेस तो पड़ा है लेकिन बिल्कुल खाली। सब सुनहरी पौंड गायब हैं। साथ ही गड्ढे के किनारे किसी ने एक तख्ता गाड़ दिया था और तख्ते पर जली अल्फाज में लिखा था, सफ़ीना-ए मुसर्रत, अक्टूबर 1867। तो ये हमारे जहाज़ सफ़ीना-ए मुसर्रत के मुल्लाहों की ही कारस्तानी थी। बदमाशों ने कैप्टन बिलाल और मेरे रुखसत होने के बाद जहाज़ की मुरम्मत कर ली थी और सीधा ख़जाने वाले जजीरे का नक्शा साथ लाने के बजाय मेज़ पर खुला छोड़ आए थे। चुनाचे मुल्लाहों ने मेरे पहुंचने से पहले ही ख़जाना लूट लिया और दिल जलाने के लिए यादगारी तख्ती भी नस्ब कर गए। इस ख्याल ने कि बाज़ मातहत लोग कितने नाशुक्रे होते हैं मुझे बेहाल कर दिया और मैं निढाल होकर रेत पर चित गिरा।
अब ये जजीरा ही मेरा मस्कन था और मुझे उसी पर गुज़र औक़ात करना था, लेकिन यहाँ रेत और कीचड़ के सिवा कुछ था ही नहीं। चुनाचे नाचार रेत और कीचड़ ही पर गुज़ार औक़ात करने लगा। नतीजा ज़ाहिर है, मेरी सेहत फिर तेज़ी से गिरने लगी और फिर जैसा कि इस नाक़िस ग़िज़ा के बाद नागुज़ीर था, मैं सूख कर कांटा हो गया और एक दिन क़ज़ाए इलाही से मेरा इंतकाल हो गया। इसके बाद क्या रह गया था? बस जूं तू करके अपनी कब्र खोदी और तने तन्हा दफन हो गया। क़ारीन, ये है मेरी गमनाक मगर सच्ची दास्तान। दूसरे जहाज़रानों की कहानियाँ भी गमनाक तो बहुत होती हैं, मगर इनमें अक्सर मुबालगा होता है। खुदा करे आइंदा ये लोग मेरी मिसाल से फ़ायदा उठाएं। क्या सच कहा है शायर ने, सच्चाई अजब चीज़ दुनिया में है, सच्चाई से बढ़कर नहीं कोई शय।